नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुनील सर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन और उसमें मैंने सबसे पहला टॉपिक लिया है सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल के बारे में। कि विद्यार्थियों की मांग को देखते हुए काफ़ी विद्यार्थियों के फ़ोन आ रहे हैं कि सर वर्ल्ड ज्योग्राफी को शुरू किया जाए, इसलिए मैंने राजस्थान ज्योग्राफी के बाद मैंने इंडिया ज्योग्राफी को छोड़कर वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू करी है। जो राजस्थान पुलिस, पटवार और अन्य जो भर्तियां हैं जिनमें जैसे दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है, उसमें उस तरह की भर्तियों में इस टॉपिक से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि इंडिया ज्योग्राफी से पहले आपको यहाँ वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनसे संबंधित वीडियो आपको यहाँ डाला जाए। तो दोस्तों कहीं नहीं जाइए, आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो भी बिल्कुल व्याख्या सहित देखने को मिलेंगे जो आप पहली बार पढ़ रही हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं आज की इस पहले क्वेश्चन की। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की परिक्रमण गति का प्रभाव है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें तो पृथ्वी की जो गतियां होती हैं, ये पृथ्वी की गतियां होती है दो प्रकार की। कितनी प्रकार की होती है? दो प्रकार की गतियां होती हैं। एक गति को हम कहते हैं घूर्णन गति या फिर हम उसे ही कहते हैं परिभ्रमण गति, ठीक है, या फिर हम उसे ही कहते हैं दैनिक गति, ठीक है। दूसरी जो है जिसको हम कहते हैं वार्षिक गति, क्या कहते हैं? वार्षिक गति, या फिर उसे कहा जाता है परिक्रमण गति। क्या कहा जाता है? परिक्रमण गति, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पूछा गया है कि पृथ्वी की गति का प्रभाव, ये पृथ्वी की दो गतियां जो हैं, ये दोनों गतियां जब कार्य करती हैं तो हमारी पृथ्वी पर हमें बहुत से परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ऋतु में परिवर्तन, दिन रात की अवधि में परिवर्तन, दिन रात का बनना। इस तरह की सभी घटनाएं इन दोनों गतियों के कारण होती है। लेकिन यहाँ उसने स्पेशल पूछा है किस गति के बारे में? परिक्रमण गति के कारण, कि इनमें से कौन सी गति यानी परिक्रमण गति के कारण इनमें से कौन सा परिवर्तन होता है। तो देखिए दोस्तों, हमारे क्वेश्चन का आंसर तो है कि परिक्रमण गति के कारण सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण भी होता है, ऋतुएं भी बदलती हैं और दिन रात की अवधि छोटी बड़ी भी होती है। देखिए दिन रात की अवधि में परिवर्तन, कभी दिन बड़े तो कभी रातें छोटी, ठीक है, कभी दिन छोटे तो कभी रातें क्या होती हैं? बड़ी होती है। ये परिवर्तन भी हमें पृथ्वी की कौन सी गति से देखने को मिलते हैं? परिक्रमण गति के कारण ही देखने को मिलते हैं। इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर तो होगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त क्या है? सभी है, ठीक है। लेकिन हमें ये जानना यहाँ आवश्यक है कि घूर्णन गति क्या होती है और परिभ्रमण गति और परिक्रमण गति में अंतर क्या है। तो देखिए दोस्तों, इसी वीडियो में मैं आपको छोटी सी जानकारी के लिए बता देता हूं कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना यानी एक ही स्थान पर रोटेशन कर रही है, एक ही स्थान पर घूम रही है, एक ही जगह पर घूम रही है, एक ही स्थान पर, उसे अपन कहते हैं परिभ्रमण गति। क्या कहते हैं? परिभ्रमण गति, या फिर उसे कहते हैं दैनिक गति। क्या कहते हैं? दैनिक गति। इसके कारण पृथ्वी पर क्या बनते हैं? दिन और रात बनते हैं। देखो, दिन रात की अवधि में परिवर्तन होना अलग बात है, लेकिन दिन बनना और रात बनना पृथ्वी की कौन सी गति के कारण? परिभ्रमण या दैनिक गति के कारण होता है। ये परिवर्तन दैनिक, या फिर इसे एक एग्जाम में आ सकता है, इसके स्थान पर इसे हम घूर्णन गति भी कहते हैं, ठीक है। तो दिन रात का बनना घूर्णन गति, परिभ्रमण गति, या फिर क्या है? दैनिक गति है। लेकिन दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन अगर दूसरी परिक्रमण गति की बात करें तो ये सूर्य, ये कौन? सूर्य, और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का अंडाकार पथ पर चक्कर लगाना, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का अंडाकार पथ पर चक्कर लगाना कौन सी गति होती है? परिक्रमण गति होती है। कौन सी गति होती है? परिक्रमण। तो इसकी वजह से ये जो कार्य हो रहा है, इस कार्य की वजह से सूर्य और चंद्र ग्रहण भी होता है, ऋतु में परिवर्तन भी होती है, दिन रात की अवधि में परिवर्तन भी होता है। इसका मतलब ये सभी कार्य पृथ्वी की परिक्रमण गति की वजह से होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा पृथ्वी की परिक्रमण गति का प्रभाव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह है।
सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए हमारे सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या, हमारे सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या, कि हमारे सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है। तो हमारे सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। पहले 9 थे, उसमें हमारा यम जो ग्रह है, यम जो ग्रह है, इस ग्रह की मान्यता को क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। अब ये क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में बचा है यम। अब इसे किस श्रेणी में शामिल नहीं है? अब ये ग्रहों की श्रेणी में शामिल नहीं है। ठीक है, तो कितने ग्रह हैं? 8। क्वेश्चन का आंसर कि सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह है, तो सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। दोस्तों एग्जाम में बहुत बार इस ग्रह के बारे में क्वेश्चन पूछ जाते हैं। जब भी आप तैयारी करें, शुक्र ग्रह, बुध ग्रह, मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह और शनि जो ग्रह हैं, इनके बारे में तो आप बिल्कुल पढ़ लें, क्योंकि इनके बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। शुक्र ग्रह के बारे में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो देखिए शुक्र, ठीक है, शुक्र सौर मंडल में जितने भी ये 8 ग्रह हैं, इन 8 सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा चमकीला कौन है? शुक्र है। ठीक है, शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी की बहन। कि निम्न में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो कौन है? शुक्र है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन आ जाए कि शुक्र को कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है सांझ का तारा और भोर का तारा। कि निम्न में से किस ग्रह को सांझ का तारा भी कहा जाता है? सांझ का तारा भी कहा जाता है, तो वह कौन है? शुक्र। निम्न में से किस ग्रह को भोर का तारा भी कहा जाता है? किसका कहा जाता है? भोर का तारा भी कहा जाता है, तो वह कौन है? वह शुक्र है। कौन है? शुक्र है। इसलिए दोस्तों आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हों, शुक्र ग्रह के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, एक बात और ध्यान रखना, शुक्र ग्रह जो है, शुक्र ग्रह ये चमकीला है, सबसे ज्यादा क्या है? चमकीला है। और इसका चमकीला होने का कारण क्या है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शुक्र ग्रह का सर्वाधिक चमकीला होने का कारण, तो इसका चमकीला होने का कारण है इसके चारों ओर एक तो गंधक और सल्फ्यूरिक एसिड के बादल। और कौन है? सल्फ्यूरिक एसिड के क्या है? एसिड के बादल हैं। इसकी वजह से ये ज्यादा चमकता हुआ दिखाई देता है, इसी कारण से ये चमकीला है। तो शुक्र ग्रह पर गंधक और सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसके बादल बने हैं, उनकी रंग की वजह से ये हमें चमकीला दिखाई देता है। ठीक है, अब ये गंधक और सल्फ्यूरिक एसिड है ना, जो सूर्य के अधिकांश प्रकाश को क्या कर देती हैं? ये परावर्तित कर देती हैं। क्या कर देती हैं? परावर्तित कर देती हैं। इसकी वजह से ये हमें ज्यादा चमकीला दिखाई देता है। तो इसे सांझ का तारा, इसे भोर का तारा भी कहते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की भी ज्यादा जो मात्रा है वो शुक्र पर है। ठीक है, शुक्र ग्रह को हम सबसे अधिक गर्म ग्रह भी कहते हैं। कि निम्न में से कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा गर्म है? तो भी कौन है? शुक्र है, क्योंकि इस पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा क्या है? ज्यादा है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा क्या है? ज्यादा है। इसलिए शुक्र ग्रह को हम गर्म ग्रहों की श्रेणी में शामिल भी करते हैं। एक और बड़ी खास बात है शुक्र ग्रह के बारे में कि शुक्र ग्रह का एक दिन जो है ये उसके 1 वर्ष से भी बड़ा होता है। देखो कितनी बड़ी बात है। मैंने कहा ना, कुछ रोचक जानकारियां हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। 1 वर्ष से क्या है? बड़ा है। मतलब शुक्र पर एक दिन जो है, उसके 1 वर्ष से भी क्या है? बड़ा है। क्यों? क्योंकि शुक्र ग्रह से घूर्णन गति के कारण, भाई घूर्णन गति के कारण उस पर दिन रात बनते हैं। ठीक है, तो उसका एक दिन जो होता है ना, वो 243 दिनों के बराबर है। सर्वाधिक समय मतलब इसे दिन बदलने में 243 दिन लगते हैं। लेकिन ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा मात्र कितने दिन में? 225 दिन में कर लेता है। अब देखो, इसका एक दिन 1 वर्ष से बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? हो गया बड़ा। ठीक है, तो इसी वजह से शुक्र ग्रह जो है उसका एक दिन उसके 1 वर्ष से क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करें, जैसे हमारे सामने है बुध। कौन है? बुध। ठीक है, बुध से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाए तो सूर्य के सबसे निकट, अगर क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो सूर्य के सबसे निकट कौन है? बुध है, उसको सबसे निकट माना गया। ठीक है, सभी ग्रहों में सबसे छोटा, अगर क्वेश्चन आ जाए कि सभी ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो भी कौन है? बुध सबसे छोटा है। ठीक है, परिक्रमा गति इसकी सर्वाधिक है। कि निम्न में से कौन से ग्रह की परिक्रमा सबसे तेज है, सबसे तीव्र है, या सबसे गति सर्वाधिक है, तो वह कौन है? बुध है। इसे
ये क्या करता है, मात्र 88 दिन में सूर्य का एक चक्कर पूरा लगा लेता है। मतलब औसतन पृथ्वी को लगभग जो 365 दिन का जो समय लगता है, ठीक है, ये मात्र बुध जो है ये सूर्य के चारों ओर मात्र कितनी दिनों में 88 दिन में ये कार्य पूरा कर लेता है, एक चक्कर पूरा लगा लेता है। इसलिए इसकी परिक्रमा गति सबसे अधिक है, सबसे छोटा है और सूर्य के सबसे नजदीक है। यम वर्तमान में कोई ग्रह है नहीं, इसकी मान्यता को क्या कर दिया, रद्द कर दिया गया। अगर बृहस्पति से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाए तो ये सबसे छोटा है ना, जैसे हमारे सामने अभी आया कि बुध सबसे छोटा है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सभी ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन है, बृहस्पति ग्रह सबसे ज्यादा बड़ा है। बृहस्पति ग्रह पर हाइड्रोजन और हीलियम जो है उस गैस की सबसे ज्यादा प्रधानता है, ठीक है। यहाँ बृहस्पति पर देखो दिन की अवधि सबसे कम है, यहाँ दिन बहुत छोटे होते हैं, लगभग 9 घंटे 56 मिनट का क्या होता है, दिन होता है, ठीक है। तो दिन की अवधि छोटी, ठीक है। और बृहस्पति शनि के बाद सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह। हालांकि बहुत सी बुकों में बृहस्पति को भी प्रथम स्थान दिया जाता है कि सबसे ज्यादा उपग्रह किसके है, बृहस्पति के माने गए, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। सौर मंडल के कौन से ग्रह की विशेषता है कि पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। जैसे दोस्तों हमारे सौर मंडल में कुल ग्रह हैं 8, ठीक है। अब इनमें से 2 ग्रह ऐसे हैं जो तो घूमते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं। घूर्णन का मतलब अपने अक्ष पर घूमना, एक ही स्थान पर घूमना। जैसे पंखा घूमता है, एक ही स्थान पर घूम रहा है, वो उसका घूर्णन है। क्या है, घूर्णन है। तो जैसे पृथ्वी है ना, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इधर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। मंगल पश्चिम से पूर्व की ओर, बुध पश्चिम से पूर्व की ओर, बृहस्पति पश्चिम से पूर्व की ओर। इसी वजह वो वे ग्रह जो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं वहां सूर्योदय किधर होता है, पूर्व में। किधर होता है, पूर्व में। लेकिन इसमें इन ऑप्शनों में एक ग्रह ऐसा है जो इससे उल्टा घूमता है, मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। वह कौन है, वह शुक्र है। वह कौन है, वह शुक्र ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से वह ग्रह जहां पर सूर्योदय किधर होता है, जहां पर सूर्योदय पश्चिम में होता है, क्योंकि जो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं वहां तो सूर्योदय किधर होता है, पूर्व में। लेकिन जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं वहां सूर्योदय किधर होता है, पश्चिम की ओर होता है। तो शुक्र पर सूर्योदय किधर होता है, पश्चिम में होता है। तो हमारे यहाँ सौर मंडल में वह ग्रह जो क्या करते हैं, पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, वो क्या है, कौन है, शुक्र है। हमारे इन ऑप्शनों में कौन है, शुक्र है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। सौर ऊर्जा जो पृथ्वी पर पहुंचती है उसे क्या कहते हैं, उसे निम्न में से क्या कहा जाता है। देखिए मान लीजिए दोस्तों ये कौन, ये सन मतलब सूर्य, ये कौन है, पृथ्वी है, ठीक है। तो सौर ऊर्जा, सूर्य से आने वाली ये ऊर्जा, ये किरणें सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा जो पृथ्वी पर पहुंचती है, देखिए पृथ्वी पर पहुंच रही है, उसे क्या कहते हैं। तो इनमें से इसे क्या कहा जाता है, उनमें से इसे हम सूर्य ताप कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम सूर्य तप या सूर्य ताप के नाम से जानते हैं, सूर्य ताप कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है। हमें पहचान करनी है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो बिल्कुल क्या है, सही है। देखिए उसके लिए हमें क्या है, एक पृथ्वी का मॉडल बनाया, ठीक है। उस पर हमने एक रेखा, 0 डिग्री अक्षांश, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, ठीक है। एक हमने कर्क रेखा, ठीक है, एक मकर रेखा, 3 रेखाएं। जैसे ये है कर्क रेखा, ठीक है, ये यहां पर ये है, ये कौन सी है, मकर रेखा, ये कौन सी हो गई, मकर रेखा, ठीक है। अब हमें देखता है कर्क संक्रांति क्या 21 जून को होती है, बिल्कुल सूर्य की किरणें 21 जून को कौन सी रेखा पर, कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है। तो कर्क संक्रांति कब, 21 जून, ठीक है। कर्क राशि में प्रवेश होता है, इसलिए हम उसे कर्क संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति मतलब मकर राशि में सूर्य का प्रवेश, तो इसका मतलब 22 दिसंबर को, कितने दिसंबर को, 22 दिसंबर को सूर्य कहाँ लंबवत चमकता है, मकर रेखा पर उसकी किरणें लंबवत पड़ती है, ठीक है। लेकिन दोस्तों क्या है, लेकिन विषुव का मतलब है विषुवत रेखा। कौन सी रेखा है, विषुवत रेखा, ठीक है। उसमें बसंत और पतझड़ 21 मार्च और 23 सितंबर, बिल्कुल सही है। 21 मार्च
और 23 सितंबर को सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं कहाँ, विषुवत रेखा पर पड़ती है। इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन सही है और उसने दिया उपरोक्त सभी। इसका मतलब क्वेश्चन पूछा निम्न में से कौन सा युग सुमेलित है, तो उपयुक्त में से सभी युग में यहाँ क्या है, सुमेलित है, मतलब सभी सही है। 21 जून को कर्क रेखा पर, 21 मार्च 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर और 22 दिसंबर को कौन सी रेखा पर, मकर रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती है। ठीक है, आप इस तरह से देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ 21 मार्च दिया है, मार्च के बाद अप्रैल, मई और 21 जून को सूर्य की किरणें उस रेखा पर। जितना समय इसे विषुवत रेखा से यहाँ तक जाने में लगा है उतना ही समय वापस आने में लगेगा। तो जून, जुलाई, अगस्त और उसके बाद में कहाँ पहुंच गया, सितंबर। कितने सितंबर को, 23 सितंबर। उसके बाद दक्षिणी गोलार्ध में जाता है तो 23 सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर और 22 दिसंबर को कहाँ जाता है, मकर रेखा पर। उसके बाद जितना समय दक्षिण में आने को लगा है उतना समय वापस जाने को लगेगा। तो 22 जनवरी, फरवरी और उसके बाद में कहाँ, मार्च। 21 मार्च को सूर्य कहाँ, विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। दोस्तों 0 डिग्री अक्षांश को ही हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं, इसे ही तो कहा जाता है भूमध्य रेखा और इसे क्या कहा जाता है, इसे ही विषुवत रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विषुवत रेखा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेट एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप इससे बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल आप इसे पढ़ते जाएं। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का परिक्रमा पथ किन दो ग्रहों के बीच है। पृथ्वी का परिक्रमा, देखिए परिक्रमा परिक्रमण एक ही बात है। परिक्रमण गति तो कहते हैं परिक्रमण को, और परिक्रमा पथ किन दो ग्रहों के बीच है। हमें यहाँ ध्यान एक बात का रखना है दोस्तों, क्या जैसे अपन यहाँ एक क्रम बना लेते हैं। मैं यहाँ स्क्रीन पर समझाने के लिए, जैसे ये सूर्य है, ये कौन, सूर्य। ठीक है, अब आपको ग्रहों का क्रम याद रखना है। ग्रहों का क्रम मतलब सबसे पहले कौन, बुध। कौन सा ग्रह है, बुध है। ठीक है, बुध के बाद अगर हम आते हैं तो कौन आता है, शुक्र। कौन आता है, शुक्र। शुक्र के बाद हम आते हैं तो कौन आती है, पृथ्वी। कौन है, पृथ्वी। पृथ्वी के बाद हम जाते हैं तो आता है कौन, तो आता है मंगल। उसके बाद कौन है, मंगल ग्रह। ठीक है, मंगल के बाद जब हम आते हैं तो कौन आता है, मंगल के बाद आता है बृहस्पति। कौन आता है, बृहस्पति। आकार में थोड़ा बड़ा बनाता हूं क्योंकि सबसे बड़ा है। ठीक है, बृहस्पति के बाद हम देखें तो आता कौन, शनि। कौन है, शनि। और शनि के बाद आते हैं एक तो एफ फॉर अरुण और उसके बाद में वरुण। उसके बाद में कौन है, वरुण। ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये ग्रह हैं। यहाँ पूछा है कि पृथ्वी का परिक्रमा पथ किन दो ग्रहों के बीच है। ये मैंने यहाँ बुध बता दिया। उसके बाद में मैंने यहाँ बताया शुक्र कि ये कौन है, शुक्र है। ये कौन है, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी। और पृथ्वी के बाद ये कौन है, मंगल। ये कौन है, मंगल। अब आप देख लेंगे, एक तो आपके सामने है, बिल्कुल सीधा सीधा दिया हुआ है। ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के एक इधर कौन, शुक्र, इधर कौन, मंगल। अब आपको इसमें से ऑप्शन छांट लेना है कि इसमें से शुक्र और मंगल, क्योंकि पृथ्वी का परिक्रमा, परिक्रमा का मतलब ये सभी इस किसके चारों ओर, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तो हमारी पृथ्वी की परिक्रमा जो है ये इनमें से किनके बीच है, तो ये पृथ्वी एक तो कौन है, शुक्र। एक कौन है, मंगल। शुक्र और मंगल के मध्य पृथ्वी की परिक्रमा होती है, मतलब ये इनके बीच में चलती है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर। हालांकि शुक्र जो है ये विपरीत दिशा में चलता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्रम भी आपको याद रखना है क्योंकि क्रम के बारे में भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए पहला अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी में किस भाग पर सर्वाधिक सूर्य तप प्राप्त होता है। कि इनमें से कौन से भाग पर सूर्य तप सबसे ज्यादा प्राप्त कहाँ होता है। तो दोस्तों निम्न और मध्य अक्षांश जो होते हैं इन पर सूर्य तप सबसे ज्यादा प्राप्त होता है, क्योंकि निम्न और मध्य अक्षांशों पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, उपसौर की स्थिति में क्या होता है। उपसौर क्या है, देखिए दोस्तों, सूर्य और पृथ्वी के मध्य दूरी, एक तो ये सूर्य, उसके बाद में दूसरा कौन, पृथ्वी। इन दोनों के मध्य दूरी, एक राउंड में यहां बना रहा हूं, इनके बीच में एक ये दूरी। ठीक है, ये सूर्य, ये पृथ्वी,
इधर ये सूर्य के लिए है और ये क्या है, पृथ्वी के लिए है। ठीक है, इसमें दोस्तों आपको ध्यान रखना है, दो बातें होती है, एक उपसौर और एक होता है अपसौर। एक क्या होता है, अपसौर। अक्सर इनके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ हमारे सामने उपसौर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, उपसौर के बारे में दिया हुआ है। हमें यहाँ देखना है कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य निकटतम दूरी, सूर्य और पृथ्वी के मध्य निकटतम दूरी जो होती है वह क्या कहलाती है, वह उपसौर कहलाती है। देखिए, पृथ्वी और सूर्य के मध्य निकटतम दूरी होती है, पृथ्वी और चंद्रमा से निकटतम दूरी पर होती है, पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अब आपको यहाँ देखना है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य निकटतम दूरी को हम कहते हैं उपसौर। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उपसौर। सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम जो दूरी होती है, कैसी दूरी होती है, अधिकतम, मतलब ज्यादा से ज्यादा जो दूरी होती है उसको हम क्या कहते हैं, अपसौर कहते हैं। आपको यहाँ किसका जवाब देना है, उपसौर का जवाब देना है। तो दीजिए, बोलो क्या होगा। तो दोस्तों, पृथ्वी और सूर्य की निकटतम दूरी को हम क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। ठीक है, उपसौर जो होता है दोस्तों 3 जनवरी को होता है। कब होता है, मतलब सूर्य और पृथ्वी के मध्य कम से कम दूरी 3 जनवरी को होती है। और इसी तरह का क्वेश्चन है कि उपसौर कब होता है। तो दोस्तों, उपसौर होता है 4 जुलाई को। कब होता है, 4 जुलाई को। इन दोनों के बीच ज्यादा से ज्यादा दूरी होती है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाते हैं। अपसौर कब होता है, 4 जुलाई को। उपसौर कब होता है, 3 जनवरी को। उपसौर क्या है, इन दोनों के मध्य न्यूनतम दूरी। अपसौर क्या है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में अधिकतम दूरी। जैसे यहाँ सी ऑप्शन दिया हुआ है, पृथ्वी और सूर्य की अधिकतम दूरी को हम अपसौर कहते हैं। उपसौर तो हम इसे कहते हैं। ठीक है, इस तरह पृथ्वी और चंद्रमा से निकटतम दूरी उपभू होती है और इन पृथ्वी और चंद्रमा के बीच अधिकतम दूरी को हम अपभू कहते हैं। ठीक है, वो एक अलग ही क्वेश्चन है। तो यहाँ ये 4-5 क्वेश्चन आपको बिल्कुल ध्यान रखने हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वही बात, अपसौर की स्थिति कब होती है। अभी मैंने आपको बताई थी 2 तिथियां, एक बताई थी 3 जनवरी और एक मैंने बताई थी 4 जुलाई। 4 जुलाई आपको याद रखना है। 3 जनवरी जो होती है वो होती है उपसौर को। कब होती है, उपसौर। और 4 जो जुलाई होती है वो कब होती है, अपसौर। तो यहाँ अपना आंसर अपसौर 4 जुलाई को होता है। मतलब इस समय सूर्य और पृथ्वी के बीच में दूरी क्या होती है, अधिकतम दूरी होती है। लगभग 15.21 करोड़ किलोमीटर की दूरी इनके मध्य होती है। 15.21 करोड़ की दूरी लगभग इनके बीच में होती है। तो वह दूरी क्या होती है, इसकी अधिकतम। ये स्थिति कब होती है, 4 जुलाई को होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के केंद्रीय पिंड का निर्माण किन तत्वों से हुआ है। पृथ्वी का केंद्रीय पिंड, मतलब दोस्तों जैसे आप स्पेस का वर्गीकरण जब आप पढ़ते हो तो आपने सुना होगा सियोल, सीमा, नहीं, सबसे पहले ऊपर कौन है, सियोल, उसके बाद में सीमा, उसके बाद में कौन है, निफे। ठीक है, उसमें भी आपने सुना होगा कि सबसे पहले सियोल जो है CSIAL, सिलिका एल्यूमिनियम की बनी होती है। इसी तरह दूसरी जो परत है वो सीमा है। ठीक है, सीमा है वो सिलिका और मैग्नीशियम से बनी होती है। नीफे, ठीक है, नीफे जो है वो निकिल और फेरियस से बना है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन है कि पृथ्वी के केंद्रीय पिंड, केंद्रीय पिंड का अर्थ यहाँ पर ये है कि ये बीच मध्य वाला जो भाग है इसमें क्या है, निर्माण किन तत्वों से हुआ है। तो इसके निर्माण का जो तत्व है, अगर ऑप्शन में ये मिल जाए आपको NiFe, निकिल और फेरियस अगर है तो देख लीजिए, सिलिका नहीं है केंद्र में, ऑप्शन गलत हो गया। लोहा निकिल, ऑप्शन क्या हो सकता है, बिल्कुल मुझे थोड़ा थोड़ा सही लगता है। इस तरह सिलिका और एल्यूमिनियम, ये तो इसमें सियोल में होती है। लोहा और सिलिका इनमें से कोई नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो लोहा और निकिल ऑप्शन सही हो सकता है, क्योंकि यहाँ निकिल और फेरियस का नाम मैंने लिया है। तो लोहा और निकिल केंद्रीय पिंड बना हुआ है। मतलब पृथ्वी का केंद्र जो है वो किन से बना हुआ है, ये पृथ्वी का केंद्र जो है लोहा और निकिल से बना हुआ है। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। सियोल, सीमा और निफे परतों के आधार पर विभाजन करके इनके नाम के आधार पर SI मतलब सिलिका, AL का मतलब एल्यूमिनियम, SI मतलब सिलिका, Ma का मतलब मैग्नीशियम, ठीक है, Ni का मतलब निकिल, Fe का मतलब लोहा। ठीक है, ये इसी से बने हुए हैं। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर इसी डायग्राम के द्वारा आपने समझ लिया है। इसी तरह मैं आपको समझाता रहूंगा।
अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी दिन किसे कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन तो थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है कि पृथ्वी दिन किसे कहा जाता है। परिक्रमण के समय काल को, पृथ्वी दिन परिक्रमण के समय को, ठीक है, घूर्णन के समय काल को। अब परिक्रमण की वजह से दिन रात थोड़ी बनते हैं, दिन रात तो कौन सी गति के कारण बनते हैं, पृथ्वी के समय काल, मतलब घूर्णन गति के कारण। किस गति के कारण, देखो घूर्णन के समय काल के कारण पृथ्वी पर दिन और रातें बनते हैं। सूर्यताप की अवधि यहाँ कोई नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं है, तीनों ऑप्शन यहाँ गलत है आपके, और इसमें से एक ही ऑप्शन सही है। वो कौन है, घूर्णन के समय काल को पृथ्वी का एक दिन कहा जाता है, ठीक है। ये घूर्णन यानी घूर्णन गति के कारण, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण ही दिन और रात बनते हैं, और दिन रात की अवधि छोटी बड़ी होती है, वो किस गति के कारण, वो परिक्रमण गति के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, एक देशांतर की भूमध्य रेखा पर कितनी दूरी होती है। देखिए दोस्तों, हमारा जो ग्लोब होता है, इस ग्लोब पर दो प्रकार की रेखाएं होती है। उस ग्लोब पर कितने प्रकार की रेखाएं होती हैं, उस ग्लोब पर दो प्रकार की रेखाएं होती हैं। ये मैं जो यहाँ बना रहा हूँ, ये सभी अक्षांश रेखाएं होती हैं। कौन सी रेखाएं होती हैं, अक्षांश रेखाएं। ये इस तरह की लेटीट्यूड जिनको कहा जाता है, ये इस प्रकार ग्लोब पर खींची गई रेखाएं क्या होती हैं, अक्षांश रेखाएं होती है। लेकिन अगर ग्लोब पर, लेकिन अगर क्या है, लेकिन अगर ग्लोब पर इस तरह की रेखाएं खींची हुई हों, कैसी रेखाएं, अगर ये 0 डिग्री, उसके बाद में उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली ये काल्पनिक जो रेखाएं होती हैं, ऐसी रेखाओं को हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। यहाँ पूछा है एक देशांतर की भूमध्य रेखा पर दूरी। यहाँ पर ये जो रेखा है ये कौन सी है, ये भूमध्य रेखा, ये 0 डिग्री अक्षांश है जिसको हम विषुवत रेखा कहते हैं। इनके मध्य यहाँ पर दूरी कितनी होती है, जैसे एक देशांतर ये, एक देशांतर ये, इन दोनों के बीच में ये कितनी दूरी है। इसने ये दूरी पूछी है कि इन देशांतरों के बीच में ये जो दूरी है भूमध्य रेखा पर पूछी है। देखिए भूमध्य रेखा पर दूरी कितनी होती है, ठीक है। तो एक देशांतर रेखा पर भूमध्य रेखा की दूरी जो है वो, भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच में दूरी क्या है, 111.32 किलोमीटर की होती है, ठीक है। ये अब इसने भूमध्य रेखा ऑप्शन क्यों दिया, इसने भूमध्य रेखा ऑप्शन इसलिए दिया क्योंकि ये रेखाएं जब ध्रुवों की ओर जाती हैं तो इनके मध्य दूरी कम होती जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ इनके बीच में दूरी क्या हो रही है, घट रही है। यहाँ भूमध्य रेखा पर जितनी दूरी है इतनी दूरी इसके ध्रुवों पर नहीं है, क्योंकि ध्रुवों पर जाने के बाद ये एक साथ आकर मिल जाती है, एक साथ आकर मिल जाती है, मिल रही है यहाँ पर एक साथ। यहाँ इनके मध्य दूरी क्या हो जाती है, बिल्कुल शून्य आकर हो जाती है। इसलिए क्वेश्चन में उसने शर्त रख दी कि भूमध्य रेखा पर दूरी होती है तो कितनी है, 111.32 किलोमीटर की होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, 0 डिग्री देशांतर रेखा कहलाती है। अभी मैंने आपको तीनों नाम आपको बताए थे। 0 डिग्री देशांतर रेखा ये होती है, ठीक है। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। और ग्लोब पर अगर दोस्तों इस तरह का, ग्लोब पर अगर इस तरह का आ जाए, एक मिनट सर दोस्तों, एक तो ये ग्लोब का डायग्राम, इस पर ये है 0 डिग्री, एक इस तरह का डायग्राम है, इस पर एक ये रेखा है, ये 0 डिग्री है। मैंने कहा ये यहाँ पर ये 0 डिग्री है, इसको हम भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन में इसने क्या पूछा, क्वेश्चन में पूछा 0 डिग्री देशांतर, देशांतर रेखाएं तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर खींची जाती है। तो ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा। कौन सी है, 0 डिग्री देशांतर रेखा। दोस्तों 0 डिग्री देशांतर रेखा को इनमें से कहा जाता है ग्रीनविच रेखा। क्या कहा जाता है, ये ग्रीनविच रेखा है जो लंदन की ग्रीनविच शहर की वेधशाला से होकर गुजरती है। ग्रीनविच वेधशाला से गुजरती है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। अगर ऑप्शन के आधार पर आप जानना चाहें तो भूमध्य रेखा होती है 0 डिग्री अक्षांश होती है। क्या होती है, देशांतर नहीं होकर क्या होती है, अक्षांश। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री होती है। कितनी होती है, 180 डिग्री। और विषुवत रेखा 0 डिग्री भूमध्य रेखा अक्षांश रेखा को, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं, विषुवत रेखा। तो 0 डिग्री देशांतर जो रेखा है, इस 0 डिग्री देशांतर रेखा को कहा जाता है ग्रीनविच
रेखा। ये जो रेखा है 0 डिग्री देशांतर, इसे हम कहते हैं ग्रीनविच रेखा। ठीक है, बाकी सभी की मैंने इकाई आपको बता दी है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर, विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की गति निम्न में से कितने प्रकार की होती है? मैंने आपको पहला ही क्वेश्चन बताया था, पृथ्वी की गतियां होती हैं दो। एक गति का नाम होता है घूर्णन गति, एक गति का नाम होता है परिक्रमण गति। घूर्णन भी है, परिक्रमण भी है। उपयुक्त दोनों प्रकार की, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही होगा? हमारा जो ऑप्शन है वो क्या होगा? सी सही होगा। उपयुक्त दोनों, घूर्णन और परिक्रमण दोनों प्रकार की गति होती है किसकी? पृथ्वी की। चलिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है? पृथ्वी की किसके चारों ओर? जैसे ये सूर्य था, मैंने आपको शुरुआत में बताया था, सूर्य के चारों ओर गति कौन? पृथ्वी अंडाकार पथ पर गति कर रही है, उस गति को हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों उस गति को कहा जाता है परिक्रमण गति। क्या कहा जाता है? उसे हम परिक्रमण गति के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति को, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की जो गति है, अंडाकार पथ पर जो गति करती है, जिसको हम परिक्रमण गति कहते हैं, और अपने अक्ष पर घूमना, एक ही स्थान पर घूमना जो पंखे की तरह, उसको अपन क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। झुकाव जो होता है, ये आपने ग्लोब पर देखा होगा दोस्तों, ये डायग्राम पृथ्वी का, आपने कभी ग्लोब देखा है तो ग्लोब इस तरह से आपको टेढ़ा दिखाई देता है। ठीक है, यूं आपको टेढ़ा दिखाई देता है, ये पृथ्वी का झुकाव है। ठीक है, ये पृथ्वी 23.5 डिग्री 30 मिनट पूर्व की ओर झुकी हुई है। किस ओर? पूर्व की ओर झुकी हुई है, उसको हम पृथ्वी का झुकाव कहते हैं। और ये यहां से कोण बनाती है, तो कोण का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो 66 डिग्री 30 मिनट का क्या बनाती है? कोण बनाती है। ठीक है, झुकाव अगर आपसे पूछा जाए कि झुकाव कितना है, तो दोस्तों झुकाव जो है ये कितने डिग्री का है? 23.5 डिग्री पूर्व की ओर झुकी हुई है। क्यों कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है किस ओर झुकी हुई है, तो किस ओर झुकी हुई है? पूर्व की ओर झुकी हुई है। कितने डिग्री झुकी हुई है? तो 23 डिग्री 30 मिनट। ये अपने अक्ष से कोण बनाती है, ये इसका अक्ष है, दूसरे कलर में दे रहा हूं, ये इसका अक्ष है, इस अक्ष से इसका ये कोण जो ये कितने डिग्री का है? तो ये कोण कितने डिग्री का है? 66.5 डिग्री का कोण है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही है। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों निश्चित रहें, आपको मैंने कह दिया कि राजस्थान ज्योग्राफी पूरी करवा दी है, उसके बाद इंडिया ज्योग्राफी करवानी थी, लेकिन विद्यार्थियों की मांग को देखते हुए वर्ल्ड ज्योग्राफी को शुरू करना था, मैंने शुरू कर दी है। उसके बाद इंडिया ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, कल्चर के तमाम क्वेश्चन जो राजस्थान पुलिस जीके की आती है, या फिर पटवार है, ग्राम सेवक है, बीएसटीसी है, बीएड है, इन सभी भर्तियों में आने वाले जो क्वेश्चन है उसके लिए मैं आपके लिए वीडियो तैयार करूंगा। आप निश्चित रहें, अपने दोस्तों को बताएं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।